हिमालय की बुलंद और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत के महल की दीवारें जब सूरज की पहली किरण पड़ती तो यूं चमकत जैसे खालिस सोना दमक रहा हो। इसी महल की सबसे बड़ी रौनक थी एक नन्ही सी शहजादी, शहजादी आसिया। आसिया की हंसी पूरे महल में इस तरह गूंजती थी जैसे नन्ही नन्ही घंटियां बज रही हो। एक दिन महल के बाग में खेलते हुए शहजादी आसिया की नज़र एक जख्मी तितली पर पड़ी। वो आहिस्तगी से इसके पास गई, इसे बड़े प्यार से उठाया और नरमी से एक फूल पर बिठाया। ये मंजर दूर से बादशाह विक्टर और मलिका सिराफिना देख रहे थे। वो मुस्करा उठे। उन्हें अपनी बेटी की नरमी और मेहरबानी पर बेहद फख्र था। बादशाह विक्टर मुस्कुराते हुए बोले, बादशाह, देखो सिराफिना, हमारी बेटी का दिल कितना नर्म है। मलिका सिराफिना ने प्यार से आसिया को देखा मगर उनकी आंखों में हल्की सी फिक्र भी थी। इसी लम्हे वो जख्मी तितली दोबारा अलिफाड़ने लगी। आसिया खुशी से झूम उठी। इसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि कोई तकलीफ में ना रहे। बादशाह और मलिका को अपनी बेटी पर बहुत फख्र था। वो सिर्फ ताज पहनने वाली शहजादी नहीं थी, बल्कि लोगों का दर्द बांटने वाली शहजादी थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्हीं ठंडी हवाओं में दुश्मनी का एक तूफान छुपा हुआ है, जो जल्द ही उनकी खुशियों पर साया डालने वाला था। कुछ दिन बाद बादशाह और मलिका को एक अहम मुआहदे के लिए समंदर पार जाना पड़ा। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उन्होंने एक औरत को जिम्मेदारी सौंपी। वो थी आंटी दीमेनी, मलिका की दूर की रिश्तेदार, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन इसकी आंखों में लालच साफ झलकता था। मलिका, बेटी, हम जल्द वापस आ जाएंगे। तब तक आंटी दीमेनी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उनकी हर बात मानना। लेकिन जैसे ही बादशाह और मलिका का जहाज नज़रों से ओझल हुआ, दीमेनी के चेहरे से वो मीठी मुस्कुराहट उतर गई। इसने महल को इस तरह देखा जैसे वो अब इसकी अपनी सल्तनत हो। आसिया डरी हुई आवाज़ में बोली, आंटी, मुझे डर लग रहा है। क्या हम अंदर चलें? दीमेनी की आवाज़ अचानक सर्द हो गई। मुझे आंटी नहीं मालिकन कहो। और सुनो लड़की, अब यहाँ वो लाड प्यार नहीं चलेगा जो तुम्हारे माँ ने तुम्हें दिया था। आसिया की आंखों में आंसू भर आए। इसे समझ आ गया था कि इसके नसीब बदलने वाले हैं। दीमेनी आसिया को घसीटते हुए महल के एक सुनसान हिस्से की तरफ ले गई। वो जगह थी नॉर्थ टावर, एक ऐसा मीनार जहां सदियों से कोई नहीं गया था। आसिया घबरा कर बोली, आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों ला रही हैं? माँ ने तो कहा था मैं अपने कमरे में रहूंगी। दीमेनी ने इसे जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और बाहर से ताला लग गया। दीमेनी, अब यही तुम्हारी दुनिया है। आसिया की चीखें टावर की दीवारों से टकरा कर रह गईं। महल में एक झूठ फैल गया कि शहजादी आसिया एक खौफनाक बीमारी का शिकार हो गई है। टावर की ऊंची और सर्द दीवारों के दरमियान आसिया बिल्कुल अकेली रह गई। इसके पास वक्त गुजारने के लिए सिर्फ चंद पुरानी और धूल से भरी किताबें थीं। लेकिन आसिया हार मानने वाली नहीं थी। वो रोती नहीं थी, बल्कि उन्हीं किताबों को अपना दोस्त बनाकर इल्म हासिल करती रही। हर रोज आसिया खिड़की के पास बैठती और आसमान को देखती, आज़ादी के ख्वाब बांधती। एक दिन इसने खुद से कहा, आसिया, ये दीवारें मुझे कैद तो कर सकती हैं, लेकिन मेरा ज़हन आज़ाद है। मैं उन किताबों के ज़रिए पूरी दुनिया देख सकती हूँ। एक दिन ये दरवाजे ज़रूर खिलेंगे। एक रात अचानक ज़बरदस्त तूफान आया। आसमान पर बिजलियां चमक रही थीं और तेज़ हवाएं टावर से टकरा रही थीं। इसी दौरान एक सुनहरी रोशनी आसिया की बालकनी पर गिरी। वो एक सुनहरा बाज था, शदीद जख्मी। इसके सुनहरी प्रों से खून बह रहा था। आसिया डरी नहीं। वो फौरन इसके पास गई और इसे अपने आंचल में उठा लिया। आसिया, बेचारे, तुम बहुत जख्मी हो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस तूफान में अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसने बाज के प्रों पर पट्टी बांधी और अपना खाना उसके साथ बांटा।
आहिस्ता आहिस्ता बाज ने आंखें खोली और दोनों के दरमियान खामोश दोस्ती पैदा हो गई। सुबह होते ही बाज दोबारा ताकतवर हो गया। ओढ़ने से पहले इसने एक सुनहरा पर आसिया की हथेली में गिरा दिया। आसिया, ये सिर्फ एक पर नहीं, हमारी दोस्ती की निशानी है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। बाज जोर से चीखा और आसमान में गायब हो गया, मगर अपने पीछे उम्मीद छोड़ गया। 2 साल बाद पड़ोसी रियासत का शहजादा आर्यन महल आया। आर्यन आम शहजादा नहीं था, वो परिंदों की जुबान समझ सकता था। इसी वक्त वही सुनहरा बाज आसमान से आया और सीधा आर्यन के कंधे पर बैठ गया। बाज बार बार टावर की तरफ इशारा कर रहा था। आर्यन समझ गया। आर्यन, मैं समझ गया मेरे दोस्त, तुम मुझे किसी कैद तक ले जा रहे हो। दीमैनी ने आर्यन से झूठ बोला कि आसिया मर चुकी है। लेकिन इसी वक्त आसमान से सुनहरा पर नीचे गिरा और आर्यन के हाथ में आ गिरा। आर्यन फौरन समझ गया। आर्यन, दीमैनी ने मुझसे झूठ कहा है। आसिया जिंदा है और इसी टावर में कैद है। रात के अंधेरे में आर्यन टावर पर चढ़ने लगा, लेकिन दीवारों पर तेल लगा हुआ था और वो फिसलने लगा। इसी लम्हे आसमान से हजारों परिंदे आए, बाज, कबूतर, सब। उन्होंने मिलकर एक लंबी रस्सी नीचे फेंकी। आर्यन ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार आर्यन खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। आसिया हैरत से इसे देखने लगी। आसिया, तुम कौन हो? आर्यन, डरो मत, मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूं। कई साल बाद आसिया ने जमीन पर कदम रखा। आज़ादी की हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी। सुबह होते ही दीमैनी को हकीकत का पता चल गया। वो भागने लगी, लेकिन आर्यन और सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। आसिया लोगों के सामने आई और सच बता दिया। लोग गुस्से में आ गए और दीमैनी को हमेशा के लिए रियासत से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद बादशाह और मलिका वापस आए। उन्होंने अपनी बेटी आसिया को देखा और बेहद फख्र महसूस किया। बादशाह, बेटी, हमें मुआफ कर दो, हम तुम्हें अकेला छोड़ गए थे। आसिया, इस कैद ने मुझे दर्द जरूर दिया, लेकिन इसने मुझे लोगों का दर्द समझना भी सिखा दिया। इसी दिन आसिया सिर्फ एक शहजादी नहीं रही, बल्कि एक मेहरबान मलिका बन गई। आर्यन उसके साथ खड़ा था। आर्यन, आज से हम मिलकर इंसाफ की सल्तनत कायम करेंगे। पूरा मुल्क खुशी से गूंज उठा। मलिका आसिया जिंदाबाद, बादशाह आर्यन जिंदाबाद। और यूं उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही।